अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, और जनाब इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और एक दूसरे का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। जनाब दिन का आगाज़ एक नेकी से खूबसूरत सी बात के साथ ही किया जाना चाहिए, और कहा जाता है कि सबसे उम्दा, बेहतर और निहायत बाबरकत घर वो होता है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ निहायत ही अच्छा बर्ताव किया जाता हो। और हमारे दीन इस्लाम ने भी हमें ये बताया है कि सख्त से सख्त और पत्थर दिलों को भी नरम कर देने वाली जो चीज़ है ना, वो गरीबों को खाना खिलाना, बेकसों की मदद करना, फटे पुराने कपड़े वालों को कपड़ा मुहैया करना, या फिर यतीमों के सर पर प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त और रहमत का हाथ फेरना होता है। और जो इंसान का दिल होता है ना, वो खा कितना ही सख्त क्यों ना हो और पत्थर दिल क्यों ना हो, अगर वो यतीम और उसकी मोहताजी को याद कर ले और जहन में उसके आ जाए कि इसे कितनी शफ़क़त या फिर मोहब्बत और प्यार और गमगुज़ारी की ज़रूरत है ना, तो लाज़मी तौर पर उसका जो दिल है ना वो मोम हो जाता है, वो नर्म हो जाता है और उसके अंदर एहसास का जज्बा पैदा हो जाता है। मस्कीनों को खाना खिलाने और यतीमों के सर पर हाथ फेरने से इसी तरह के जज्बात भड़कते हैं या उभरते हैं, और इंसान सख्त दिल होने के बावजूद यतीमों, नादारों और बेसहारा मासूम बच्चों के साथ हमदर्दी करता है, गमगुज़ारी करने पर मजबूर भी हो जाता है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रवायत है कि एक शख्स ने ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल की सख्ती और कसावत की शिकायत की। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि यतीम के सर पर शफ़क़त और मोहब्बत का हाथ फेरे, गरीबों और नादारों को खाना खिलाए, तो ये जो दिल की सख्ती है ना ये कम हो जाएगी। तो अगर हमें दीन इस्लाम अगर हमें ये तलकीन कर रहा है, ये तालीम हमें दे रहा है कि हमें दूसरों के साथ और ख़ास तौर पर जो यतीम बच्चे हैं, जो बेसहारा लोग होते हैं, उनके साथ हमें किस तरह का सलूक करना चाहिए, तो अगर हमें दीन ये हमें तालीम दे रहा है, ये तलकीन कर रहा है, तो हम क्यों नहीं इस पर अमल पैरा होते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम अपनी ही ज़िंदगी में इतने मगन रहते हैं, इतने मसरूफ़ रहते हैं कि हमें दूसरों का ख़याल ही नहीं रहता। और आगे जिस तरह ईद आने वाली है और इस तरह के जो छोटे छोटे ओकेजन्स होते हैं, छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, इन पर तो उन लोगों का ज़्यादा ख्याल करना हम लोगों का, जो साहिब इस्तिताअत होते हैं, उनका बनता है कि उन्हें हमारे घर पे जिस तरह ईद की तैयारियां चल रही होती हैं, जो यतीम बच्चे हैं, जो बेसहारा, जिनका अपना घर नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनके सर पे शफ़क़त का हाथ रखें, उनको अगर आप नए कपड़े लेकर दे दें, अगर आप ईद पर कुछ करना चाहते हैं ना, तो एटलीस्ट उनके लिए थोड़ा सा कुछ करके देखें, फिर देखें कि आपको कितना सुकून मिलेगा और आपकी वो ईद पिछली ईदों से कितनी अच्छी गुजरेगी। तो ये छोटे छोटे से अमल होते हैं मेरे ख्याल से, जिनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके एक तो हम भी पुरसुकून रह सकते हैं और दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा छोड़कर हम अपनी ज़िंदगी से जा सकते हैं, ताकि हम मुतमईन होकर अपने अल्लाह के हुजूर पेश हो सके। तो ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। जनाब इस जदीद दौर में हम अपने बच्चों की तरबियत ऐसे कर रहे हैं कि छोटे होते ही उनको मोबाइल फ़ोन्स हाथों में थमा देते हैं और आगे से जवाज़ ये हम लोग बनाते हैं कि बच्चा इससे सोचता है, समझता है और बोलना सीख जाता है, जबकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना उनकी दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल इससे बढ़ता ही नहीं बल्कि मज़ीद कमज़ोर हो जाता है और इसके साथ साथ वो बोलने समझने की सलाहियत से भी महरूम हो जाता है या पीछे हटता जाता है। और बच्चे का सिर्फ मकसद पर मोबाइल फ़ोन देखना, मोबाइल फ़ोन समझना, उसको चलाने तक ही रह जाता है, और जिसकी वजह से उसकी जो दिमागी नशोनुमा है वो बहुत कम हो जाती है, ये उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। ताहम नन्हे बच्चों को सीखने के गरज से ही मोबाइल फ़ोन थमा देना उनकी दिमागी नशोनुमा और बोलने की सलाहियत पर किस हद तक असरअंदाज होता है और इससे बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है और उसके मुतबादिल क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, ऐसे बहुत से और भी अहम सवालात हैं जिन पर आज हमने जवाबात लेने हैं। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फ़ाइका इमरान है जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हैं। फ़ाइका, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बहुत ही खूबसूरत कलर आपने पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप। अच्छा, दूसरा आज हम
स्पीच डिले के हवाले से बात करेंगे। थोड़ी सी पहले बात कर लें कि बहुत से बच्चे जो स्पीच डिले के साथ पैदा होते हैं, तो वो क्या जेनेटिकली ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, क्या होता है? स्पीच डिले बेसिकली डिसऑर्डर्स, अगर डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं बच्चे उनके साथ पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटिज़म है, जैसे ऑटिज़म इज़ अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, तो उसमें स्पीच डिले जो है इट्स वेरी कॉमन। बल्कि अगर आप देखें, अभी सबसे पहले जब बच्चे को स्पीच डिले किसी को होता है तो वो यही कहते हैं कि बच्चे को कहीं ऑटिज़म तो नहीं है। इट्स अ बिग रेड फ्लैग और इट्स अ बिग साइन कि कहीं बच्चे को ऑटिज़म ना हो। लेकिन स्पीच डिले आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। इट्स बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्पीच डिले जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों में बढ़ रहा है। और हमारे पास पेंडेमिक के टाइम पे, कोविड के टाइम पे जो है पेरेंट्स, ज़ाहिर बात है उनके पास भी कुछ करने को नहीं था, बच्चे बाहर नहीं जा सकते थे, इतनी एक्टिविटीज़, वर्क फ्रॉम होम था पेरेंट्स का, फादर्स का या मदर्स का। अगर मदर का नहीं भी था लेकिन वो घर का सारा काम एंड उसके बाद वो फादर को भी देखना और बच्चों का भी तो था ना। एग्जैक्टली, वो स्कूल का सारा भी वो ऑनलाइन सिस्टम पर आ गया हुआ था और उन्होंने स्क्रीन के सामने बैठ के सारी चीजें करनी है। तो वो स्क्रीन, बस वो यही कहते थे कि बच्चे को चुप कराना है, स्क्रीन दे दो, बच्चे ने कुछ खेलना है, स्क्रीन दे दो। और वो स्क्रीन टाइम की वजह से, और जो बच्चे उस टाइम पे उस वक्त में बॉर्न है, फॉर एग्जांपल अगर 0 to 3 इयर्स का जो टाइम स्पेन है बच्चों का, उसके दौरान स्क्रीन टाइम बहुत डेंजरस है बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो बहुत रैपिड होती है, बहुत तेज़ी से हो रही होती है। और उसमें आपकी रिसेप्टिव लैंग्वेज बहुत तेज़ी से स्टार्ट होती है। रिसेप्टिव लैंग्वेज जो बच्चे सुनते हैं, देखते हैं, उसको समझते हैं, जो रिसीव करता है बेसिकली ब्रेन। जैसे हम उसको ऑरेंज या उसको एप्पल दिखाया जाए तो उसको पता लगे कि हाँ ये ऑरेंज है, इसको एप्पल कहते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप हो रही होती है। उस दौरान जब हम बच्चे को स्क्रीन देते हैं तो ये चीज़ें जो है ना, क्योंकि बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता, इंटरैक्ट नहीं कर रहा होता किसी दूसरे इंसान के साथ, सिर्फ स्क्रीन पे देख रहा है और स्क्रीन में जो उसको नज़र आ रहा है वो उसको बस वो ही रिकॉर्ड हो रहा है उसके ब्रेन के अंदर, लेकिन इन रियलिटी वो नहीं हो रहा होता। या बच्चों को कार्टून्स में बहुत ज़्यादा राइम्स दिखाई जाती हैं। हाँ। और वो राइम्स, और इतना कलरफुल वर्ल्ड होता है वो उसके अंदर, फ़ोन के अंदर, जो कि हमारा बाहर नहीं उनको नज़र आता। तो वो जब आप स्क्रीन देख रहे होते हैं तो आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर, उसके सॉन्ग्स के अंदर और वो राइम्स के अंदर, कि आपको जो बाहर इन्वायरमेंटल साउंड्स हैं वो हमें बेसिकली, वैसे भी हम इन्वायरमेंटल साउंड्स को इतना सुनते नहीं है। जैसे जहाज गुजर रहा है, चिड़िया बोल रही है, तो हम लोग अपनी बात कंटिन्यू रखते हैं। उसी तरह जब पेरेंट्स बुलाते हैं बच्चों को या उनका नेम कॉल करते हैं तो वो उनके लिए एक एनवायरमेंटल साउंड बन जाती है, क्योंकि वो इतना इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ये अक्सर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हम बच्चे को बुला रहे हैं तो नाम पे रिस्पॉन्ड, बच्चा सुन नहीं रहा, बच्चा हमारी तरफ देख नहीं रहा, या बच्चे को हम कोई काम कह रहे हैं वो नहीं कर रहे, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पा रहा कि मुझे ग्लास पकड़ा दो या ये चीज़ वहाँ रखा, तो उसको वो सुन ही नहीं पा रहा। वो इसलिए क्योंकि उसको आदत ही नहीं है सुनने की, वो इतना इन्वॉल्व है स्क्रीन के अंदर कि उसको पता ही नहीं है कि आसपास अगर कोई बातें हो रही हैं या मुझे कोई बुला रहा है। एक तो इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनते, दूसरा फायका, आप यकीन माने कि बच्चे खाना पीना भूल गए होते हैं। खाना पीना भूल जाते हैं। स्क्रीन के सामने बच्चे कहते हैं कि हमें आप कुछ देंगे भी नहीं, हमें भूख भी नहीं लगेगी, सिर्फ स्क्रीन हमें दिखाते रहे। एक ये चीज़, और दूसरा या तो फिर आप स्क्रीन दें तो हम खाना खाएंगे। स्क्रीन हम एज अ पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं कि स्क्रीन बच्चे को देंगे, बच्चा तभी खाना खाएगा, कि हम उसके अलावा खाना नहीं खाएंगे। इससे बिहेवियर इश्यूज बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, बच्चे में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, कि बच्चा जो है वो चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है बच्चों में स्क्रीन टाइम की वजह से, एग्रेशन बहुत ज़्यादा, वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो एग्रेशन आ जाता है बच्चों में। उसके अलावा जो है आपकी मोटर स्किल डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चों को स्क्रीन दे रहे हैं और वो सारा वक्त स्क्रीन के ऊपर ही मौजूद है और स्क्रीन ही देख रहे हैं, उनकी रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, इसमें जो ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होने हैं, उनकी जो बॉडी मूवमेंट है, जो कि बहुत ज़रूरी है इस एज में, फिजिकल जो डेवलपमेंट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है। बच्चे बाहर नहीं आजकल खेलने जाते हैं, हमारी इंडोर एक्टिविटीज ही ज़्यादा है, तो इंडोर में भी तो स्क्रीन पे ही है ना एक्टिविटीज हमारी। मैं आपको ये कह रही हूँ, इंडोर में भी बच्चे, ये नहीं है कि हम लोग जैसे बचपन में हमने, अगर हमें बाहर नहीं खेलने जा सकते थे हम, तो हम घर में इवन कुशंस जोड़ के हम इस तरह स्लाइड्स बना ली हैं इस तरह, तो वो फिजिकल डेवलपमेंट अब जो है ना वो काफ़ी पीछे जा रही है, कि वो बच्चे उनके जो है वो मोटर स्किल्स नहीं डेवलप हो रहे हैं। तो बच्चों को जो है ना स्क्रीन से हटा के कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ और कुछ ज़रा क्रिएटिव एक्टिविटीज़ उनको इंट्रोड्यूस करानी चाहिए उसमें। अच्छा, लेकिन कब, मतलब आइडियल टाइम या आइडियल एज क्या है जिसमें हम बच्चे को स्क्रीन टाइम दे सकते हैं?
स्क्रीन टाइम की वैसे तो कोई आइडियल एज है नहीं। वो बच्चों क्योंकि के यहाँ लिए पे 1-1.5 साल का बच्चा भी हाँ, राइम्स देख बिल्कुल। रहा होता है, मतलब उसको अभी पता नहीं है कि उसने क्या करना है, लेकिन वो बिल्कुल राइम्स ऐसा आराम से वो फोन में देख रहा होता है। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है और अब हम लोग का पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पे ही चल रही है, तो हम पीछे बच्चों को हटा भी नहीं सकते इस चीज़ से। लेकिन 2 इयर्स तक आप हाफ एन आवर बच्चों को दे सकते हैं, आधे घंटे तक 2 साल के बच्चे को, इससे ज़्यादा नहीं। आधे घंटे, और वो भी ब्रेक करके 10 मिनट्स दे दिया। जैसे आपने 10 मिनट बच्चा खाना खा रहा है, अगर उसने खाना नहीं खाना उसके बगैर तो दे दिया, या अगर मदर ने कोई काम करना है या वो बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व होना चाहती है अपने काम में और बच्चे को नहीं देख पा रही हैं, तो उस वक्त बच्चे को स्क्रीन टाइम आप थोड़ी देर के लिए दिखा दें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और अगर 3 to 4 इयर्स का बच्चा है तो उसके लिए 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है पूरे दिन में, और 2 इयर्स से पहले बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि उसमें आपने बच्चे से सिर्फ इंटरैक्ट करें। अगर आप स्क्रीन टाइम, हमें लगता है कि हाँ बच्चे को स्क्रीन दिखा रहे हैं, उससे वो सीख रहा है, उससे वो वोकैबुलरी सीख रहा है, या उसे 1 2 आ रही है, ABC आ रही है, वो तो उसको आ जाएगी। लेकिन वो जो बाकी चीज़ों में लैक करेगा ना, वो आप नहीं फिर उसको फुलफिल कर सकते। जिस तरह मैं आपसे बात भी करी थी ब्रेक पर कि हमारे भी एक फैमिली में इसी तरह का केस है कि वो बच्चा 24 घंटे, मतलब आप जब भी उसको देखो वो फोन पे उसने ना कार्टून्स देखने, और वो भी इंडियन कार्टून्स देखने, और आपको पता है उनकी लैंग्वेज हमसे थोड़ी सी डिफरेंट है, उनके वर्ड्स भी हमारे, और वो उसी तरह का एक्सेंट उसने अडॉप्ट कर लिया, उसी तरह के वो जो छोटे छोटे उनके वर्ड्स थे उसने वो पिकअप करना शुरू हो गए, और वो आम रूटीन में वो बोल रहे हैं, और हम लोग कह रहे कि यार ये क्या बोल रहा है। तो इस तरह मतलब पूरा एक्सेंट उसने वहां से अडॉप्ट कर लिया हुआ था उसका। मुनीबा 1 to 2 इयर्स में हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही होती है। आप देखिए 1 से 2 साल का बच्चा कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है, ठीक है। उस वक्त आप उसको जो भी एक्सपोजर देंगे ना जिस भी लैंग्वेज का, वो उसको सीखेगा। जैसे हमारे लिए अब इस एज में कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो जो बच्चा है ना उसका ब्रेन इस तरह से डेवलप हो रहा है कि आप 1 to 5 इयर्स में उसको 5 लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं, कि वो 5 डिफरेंट लैंग्वेज सीख सकता है। अब इट्स अप टू अस, और हमने क्या बच्चे को सिखाना है, वो चीज़ जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि उसने वो सीख लिया तो वो थ्रू आउट उसको फेड आउट होने में बड़ा टाइम लगेगा, कि उसने उस एज पे वो चीज़ सीखी है, जब जैसे छोटी एज में कहते हैं ना हिफ्स बच्चों को चीज़ें करवाएं, क्योंकि वो उनको याद रहती हैं देर तक, तो वो वाली चीज़ें उसकी जो लैंग्वेज से निकालना ज़रा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्या चीज़ सीखनी चाहिए, क्या प्रोडक्टिव है, या क्या अच्छी चीज़ है जो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है हम लोग नहीं चाहेंगे कि बच्चा हमारा इस तरह से इस एक्सेंट में या हिंदी में बात करे, या वो इंडियन लैंग्वेज उसमें करे। मतलब तो, ये 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो जेनेटिकली भी आपकी स्पीच डिले हो सकती है, दूसरा कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर या सोशल फैक्टर भी हो सकते हैं, ये जो चीज़ें हम लोग कर रहे होती हैं। स्पीच डिले का ज़्यादातर जो है हमारे जो है ना एनवायरमेंटल फैक्टर ही है, ये फोन्स और ये स्क्रीन्स की वजह से बहुत ज़्यादा है, या बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत कम है पेरेंट्स की आजकल होगी। एक तो ज़्यादातर पेरेंट्स जॉब भी करते हैं, दोनों पेरेंट्स, तो बच्चे को ज़रा थोड़ा सा वो चीज़ में लग सकता है। हाँ, तो कुछ पेरेंट्स गिल्टी होके दे देते हैं कि नहीं इट्स ओके, अगर हम नहीं टाइम दे पा रहे हैं तो चलो स्क्रीन से सीख लेगा या स्क्रीन यूज़ कर ले। तो उसके लिए हमें कहीं ना हम लोग खुद भी जो है वो गिल्ट फील कर रहे थे, क्योंकि हमें पता होता है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, या बच्चे को हमें खुद भी टाइम देना चाहिए। इवन इन द कार, हम गाड़ी में जब हम कहीं जा रहे होते हैं कि बच्चा चुप करके बैठ जाए, उसको स्क्रीन दे दो। हाँ, तो ये जो है आप देखें बच्चे के लिए ये कितना ख़तरनाक है एक तरह से, कि अगर वो चीज़ बाहर देख रहा है या वो उस चीज़ को लैक करेगा, कि अगर हम लोग को इससे रास्ते याद हो जाते हैं जाते हुए, कि बाय बिल बोर्ड्स कौन से आ रहे हैं, हम किधर से गुजरे हैं, कौन सा टर्न लिया है, हम बाय ट्रैफिक लाइट्स हैं। हम गाड़ी में जाते हुए बच्चे से बहुत इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमने गाड़ी में क्या करना होता है, हम बस चुप करके ड्राइव करना चाहते हैं, या हम खामोशी से जो है वो ट्रैवल करना चाहते हैं। लेकिन आई थिंक अगर इफ़ यू हैव अ किड तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको फिर थोड़ा टाइम दें और उससे वो डिजर्व करता है कि करें ना चीज़ों के हवाले से। अच्छा, फिर स्पीच थेरेपी का आ जाता है कि अगर वो नहीं सही बोल पा रहा तो वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। किस तरह की थेरेपीज की जाती है, क्या होता है वहाँ पर? स्पीच थेरेपिस्ट बेसिकली बच्चे की ना पहले प्री रेक्विजिट्स आते हैं, कि बच्चे को पहले ऑन सीट बिहेवियर होना चाहिए उसका। अच्छा, कि उसका अटेंशन स्पैन कितना है, क्योंकि अक्सर जब बच्चे स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे होते हैं या छोटे बच्चे, उनका इतना सिटिंग स्पैन या अटेंशन स्पैन नहीं होता, वो नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाते, मतलब एक जगह वो टिक के नहीं बैठ सकते। हाँ, टिक के नहीं बैठ सकते, वो फोकस नहीं कर पाते। उस चीज़ पे फोकस कराना, फिर उनका आई कांटेक्ट लेना, कि बच्चे अक्सर डिस्ट्रैक्टेड होते हैं कि नहीं हमने नहीं देखना, अगर आप बात भी कर रहे हो तो वो कोई चीज़ जो उनको इंटरेस्टिंग लग रही है कि मुझे वो टॉय चाहिए तो मुझे उस टॉय को देखना है।
तो बात करते हुए उनको अपनी तरफ के वो आपकी तरफ देखें। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपकी तरफ बच्चा देखे, आपके जेस्चर्स देखे, आपके फेस एक्सप्रेशंस पढ़े कि वो आपके जो फेस पे क्या एक्सप्रेशन है, आप गुस्से में हैं, आप खुश हैं या आप उदास हैं, उस सब चीज़ों को बच्चा जो है वो रीड कर सके और उसको, ताकि लैंग्वेज में आगे उसको आसानी हो आंसर करने में। कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा थेरेपिस्ट है वो हैप्पी है तो बच्चे ज़रा कॉन्फिडेंस फील करेंगे और वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे और वो कॉन्फिडेंटली आंसर करेंगे उसको। लेकिन अगर थोड़ा सा उनको लगे कि अच्छा नहीं, मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ टेबल से फेंका नीचे, या उस फेस एक्सप्रेशन को देख के उनको ये पता लगेगा अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा गुस्से में है मेरा थेरेपिस्ट, मैंने कुछ गलत काम किया जो ये इस तरह से फील करे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो पहले आ जाती हैं कि बच्चे को फिर इंस्ट्रक्शन फॉलो हम करवाते हैं कि आपने ये चीज़ ये करो, इसको इन करो, अगर टाइगर है उसको इन करो, या लायन है या एप्पल है, या डिफरेंट जो बेसिक वोकैबुलरी है वो हम उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। एक प्ले बेस्ड थेरेपी होती है जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी, कि उनके साथ खेल के कि हम टॉयज डिफरेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं। स्पीच थेरेपी इज़ एक्चुअली बोरिंग। हम लोग अगर देखा जाए ना तो बच्चों के लिए ये बोरिंग काम है कि बैठ के करना है। हमारा सेशन जैसे 45 मिनट्स का होता है। अच्छा, ओके। तो एक छोटे बच्चे के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि वो 45 मिनट्स ऑन सीट उसका हो और वो बैठे और फिर उसके बाद जो हम कह रहे हैं उसने वो करना है। तो इसके दौरान हमने फिर रिवॉर्ड्स रखे होते हैं बच्चे के लिए कि अगर आपको ये टॉय चाहिए ना तो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी फर्स्ट। हम ये एक्टिविटी करेंगे पहले और फिर आपको ये वाला टॉय मिल जाएगा। तो बच्चे उसको देखे कि अच्छा ठीक है हमें कुछ मिल रहा है। लेकिन आप देखें इस 45 मिनट्स के अंदर उसकी जो पर्सन टू पर्सन और 1-to-1 इंटरेक्शन हो रही है अपने थेरेपिस्ट के साथ, उसमें वो कितना कुछ सीख रहा है। अगर स्क्रीन टाइम है तो वो उसमें बोल नहीं रहा या उसमें वो उसको ये नहीं है कि वो उस पर रिस्पॉन्स दूसरे बंदे के साथ, वो जो आपस में कार्टून्स करें बस वो वही देख रहे हैं, उसको वही आता है, वो वही सीखेगा, वही वोकैबुलरी सीखेगा, वही राइम सीखेगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैंने जब मेरे सामने कोई इंसान आएगा तो मैंने उससे कैसे बात करनी, इंटरैक्ट करना। बिल्कुल। तो ये वाली जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, ये हम लोग बच्चे को फिर करना सिखाते हैं कि असल में जब आपके सामने कोई इंसान बैठा होता है तो हमने कैसे उसके सामने रिएक्ट करना है। लेकिन ये बच्चों को भी सिखाते हैं, ये साथ साथ जो पेरेंट्स होते हैं उनकी भी काउंसलिंग होती है। पेरेंट्स को हम कोशिश करते हैं कि हम चाहते हैं कि पेरेंट्स हमारे साथ ज़रा सेशन में बैठें। ओके। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो उनका टेंट्रम थ्रो करते हैं अपने पेरेंट्स को देख के, या उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है पेरेंट्स के सामने ऐसे थेरेपिस्ट। तो फिर उस दौरान ये होता है कि पहले हम बच्चे के साथ रैपो खुद बिल्ड करते हैं। उनको ज़रा एक प्रॉपर सेशन में, मतलब फॉर एग्जांपल कोई 1-2 हफ्ते हम उसको बताते हैं कि तुमने ये करना है, वो सीख जाता है कि अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, मेरी रूटीन है, मैंने ये काम करना है। फिर हम पेरेंट्स को बिठाते हैं, हम दिखाते हैं कि हम इस तरह से काम कर रहे हैं या हम इस तरह बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इसी तरह आपने भी देनी है। अच्छा। आपने तब तक बच्चे को रिस्पॉन्स, जब तक उसका रिस्पॉन्स आप ले नहीं लेते, उसका आई कॉन्टैक्ट नहीं ले लेते, उसको आपने छोड़ना नहीं है, उसको जाने नहीं देना। जब वो बात कर रहा हो तो मेक श्योर कि वो आपसे आई कॉन्टैक्ट दे रहा है, आपको देख रहा है आपकी तरफ, क्योंकि जब बच्चा देखता है तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है उस बात को। और लेकिन क्या बच्चों के लिए तो होता होगा, लेकिन पेरेंट्स घर जाके भी उनका एक बिहेवियर चेंज हो जाता है ना। बाहर तो उनका चेंज होता है, घर जाके वो डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं बच्चों के साथ। तो उनके लिए फिर क्या आप उन्हें कहते हो कि घर जाके वो किस तरह स्पीच थेरेपी के हवाले से वो कर सकते हैं? स्पीच थेरेपी है ना, वो खाली थेरेपिस्ट नहीं करता। एग्जैक्टली, वही ना, पेरेंट्स का भी बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास तो बच्चे ने 45 मिनट आना है, सारा दिन तो उसने पेरेंट के साथ रहना है। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सीखे कि हमने बच्चे से बात किस तरह करनी है, या हमें कौन कौन सी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं जो हम बच्चे के साथ कर सकते हैं। हम पेरेंट्स को बताते हैं, हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं कि आप अगर हम इस तरह सेशंस ले रहे हैं तो आपने भी घर में इस तरह सेशन लेने, या जिस दिन बच्चा हमारे पास नहीं आ रहा उस दिन 45 मिनट का आप घर सेशन ले बच्चे का, उसी तरह से आप काम करें ताकि उसको पता हो मेरी रूटीन बन रही है। रूटीन और डिसिप्लिन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे को जब पता है कि मैं एक थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ, अगले दिन मैं नहीं जा रहा, तो वो उस पूरे दिन में फ्री नहीं रहना चाहिए। तो उस दौरान हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं कि अगर हम जिस तरह सेशंस ले रहे हैं उस तरह आपने भी लेने हैं और आपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बोलना शुरू हो जाए या अच्छी तरह से बात करे या
बिहेव करें, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो नाइस बिहेवियर जो है वो शो करें। तो उसके लिए आपको भी काम करना पड़ेगा साथ। बच्चे के अंदर थोड़ी सी अटेंशन, थोड़ा सब्र लेके आने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, वो हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आपने वो घर में किस तरह से करनी है। लेकिन कितने अरसे बाद, मतलब ये एक तो कितना सेशन होता है, एक तो 45 मिनट का होता है, लेकिन कितने मंथ्स का होता है, हाफ मंथ का होता है, 1 मंथ का होता है, ये डिपेंड करता है बच्चे पे। अच्छा, बिल्कुल, कि उसकी कंडीशन कितनी खराब है। एक तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, फिर हर बच्चे का अपना, वो अपने पेस पे सीखता है, मतलब अपना टाइम लेता है। ठीक है, तो वो हर बच्चे का डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे 2 महीने 3 महीने में भी सीख जाते हैं। अच्छा। कुछ बच्चे जो है वो 2-3 साल भी लेते हैं। तो इट डिपेंड्स कि बच्चा कितना सीखना चाहता है और बच्चे की सिवियरिटी लेवल क्या है, कि उसका स्पीच डिले कितना ज़्यादा है या उसका लैंग्वेज डिले कितना ज़्यादा है, या अगर उसको कोई और डायग्नोसिस है तो वो क्या है जिसकी वजह से उसका डिले आ रहा है। तो कितने, मतलब आपको ये रेशो के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि कितने बच्चे आपके पास आते हैं और इसकी रेशो कितनी ज़्यादा होती जा रही है? बहुत ज़्यादा। अभी हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं इस वक्त कि हमारे पास स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है अब, और अभी काफ़ी क्लाइंट्स हमारे पास पेंडिंग पे हैं। तो आपको देखें कि अगर हम 10 to 7 सेशंस लेते हैं जिसमें 9 to 10 सेशंस आ जाते हैं। ओके, तो 9 to 10 बच्चे एवरी डे, ठीक है, और एवरी डे ये हमारे पास आ रहे हैं। और अभी कुछ बच्चे जो हैं वो पेंडिंग पे हैं, और वो सिर्फ अगर मेरे पास नहीं आ रहे और लाहौर में, पाकिस्तान में कितने थेरेपिस्ट हैं। एग्जैक्टली, तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि कितने ज़्यादा बच्चे हैं। बॉयज़ में डिले ज़्यादा है। अच्छा, बॉयज़ में ये ज़्यादा चीज़ है, बॉयज़ में ज़्यादा है। ये इवन ऑटिज़म भी और ये जो स्पीच डिले हैं, ये सारी चीज़ें बॉयज़ में ज़्यादा हैं। और गर्ल्स में जो है ना, उस हिसाब से मतलब अगर 4 बच्चे हैं तो उसमें से 3 बॉयज़ को होगा और 1 लड़की होगी उसके बिल्कुल। अंदर। तो इतना इस रेशो से। और फिर थेरेपी में भी जो बॉयज़ है वो जल्दी पिकअप नहीं कर पाते हैं या वो जल्दी हो जाता है? ऐसा नहीं है। बच्चों को अक्सर बच्चों को पुश चाहिए होती है, अक्सर बच्चों को चाहिए होता है कि हमारे से कोई इंटरेक्ट करे। तो उसमें कभी कभी गर्ल्स जो होती हैं वो ज़्यादा स्टबर्न हो जाती हैं, कभी कभी गर्ल्स पिक करने में भी जो है वो टाइम लगा देती हैं। तो इट डिपेंड्स, वो जो है बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चे की नेचर किस तरह है, बच्चा सीखना कितना चाहता है, बच्चा कितना टाइम लेता है हमारे से रेपो बिल्ड करने में। तो इसमें ये नहीं है कि अगर वो बॉय है क्या गर्ल है कि वो कितना टाइम लेगा, वो जो है वो कोई भी बच्चा टाइम ज़्यादा ले सकता है। अच्छा, लेकिन आजकल हम भी, चले बच्चों की तो बात कर ली है, बड़ों की भी थोड़ी सी बात कर लें। एडल्ट्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं अपने फ़ोन्स के अंदर, उनमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? लास्ट पेज पे भी बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा तो आप देखें हमारे आजकल जो हमारी जनरेशन है उसमें स्लीप कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है कि हम लोग का सोने का पैटर्न जो है वो बहुत ख़राब। अच्छा, बच्चों में भी स्लीप का पैटर्न ख़राब हो जाता है? स्लीप का पैटर्न बिल्कुल ख़राब होता है स्क्रीन टाइम की वजह से। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा स्लीप पैटर्न ख़राब है, बड़ों में स्लीप पैटर्न ख़राब है। हमारे में बिहेवियर इश्यूज खाली बच्चों में नहीं होते, हमारे में भी होते हैं। आप देखिए, हमें को बुला रहे हैं, हम चिड़चिड़ापन हमें भी आते थे, क्या है मैं वीडियो देख रहा हूँ कि मुझे क्यों पीछे से बुलाया। और इस तरह इवन खाने में भी आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे अपने खाने के ऊपर, आप वीडियो आपके साथ लगाई हुई, हम लोग भी नहीं खाना खा सकते। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप देखें तो हमारी जब तक स्क्रीन हमारे सामने नहीं होगी ना, हमने भी खाना नहीं खाना है, मज़ा नहीं आ रहा। कुछ ज़रा मज़े की कोई मूवी लगा लो, मूवी लगा ले, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए साथ। तो वो खाने पे हम कंसंट्रेट नहीं करते, तो हमारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, हमारे बिहेवियर इश्यूज़ हैं, हमारे स्लीप इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी हैं। अगर हम लोगों ने कहीं बाहर उठ के जाना है या एक्सरसाइज वगैरह या जिमिंग है, तो वो भी हम थोड़ा सा डिले करते जाते हैं। अभी जाता हूँ, अभी करता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा आ गई है कि नहीं, थोड़ी देर बात कर लेता हूँ, छोड़ो अभी टाइम है, अभी 1 घंटा पड़ा हुआ है, अभी आधा घंटा पड़ा हुआ है। तो वो वाली चीज़ें हम डिले करते रहते हैं खुद भी, सिर्फ हम क्या करें, सिर्फ स्क्रॉल करें। एग्जैक्टली, हाँ। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अगर बच्चों में हैं तो वो हम में भी हैं। लेकिन बस ये है कि हम थोड़ा सा मैनेज हमें करना आता है, या हम बस वो बिल्कुल एज पे पकड़ लेते हैं चीज़, क्योंकि हमने बचपन से हमने अब आके, हालांकि आप देखें हम लोगों को तो अब आके फोन्स मिले हैं ना, उन बच्चों को जिनको शुरू से मिल रहे हैं बचपन में, हाँ, उनको मैनेजमेंट कैसे आएगी? अभी हम इतने बड़े हो के हम लोगों को इतना मैनेज नहीं करना आता कि हम चीज़ें डिले करते हैं। तो वो स्क्रीन जो है उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो सबके ऊपर है। एग्जैक्टली। और बच्चे घरों में भी अपने पेरेंट्स को ही देखते हैं ना, बड़ों को ही देखते हैं कि वो भी फ़ोन हर टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, और उसके बाद फिर उनके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने बच्चों को ठीक रखना है, बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है, तो सबसे पहले आपको खुद ठीक होना पड़ेगा, फिर ही आपके घर का माहौल भी ठीक होता है। हमारे साथ फ़ाइका इमरान मौजूद थी, स्पीच थेरेपिस्ट हैं। फ़ाइका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।
लेकर और स्पीच थेरेपी के हवाले से हमने बात की है कि किस तरह करवाई जा सकती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्पीच डिले में। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम शहरियों के मसाइल और आला हुकाम की तवज्जो दिलाते हुए उन मसाइल के मौसर हल के बारे में गुफ्तगू करते हैं। तो जनाब, गुज़श्ता दिनों मौसम काफ़ी खुशगवार रहने की वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी रही और लोड शेडिंग का जिन भी थोड़ा सा काबू में रहा, लेकिन जो ही पिछले एक हफ्ते से सूरज ने आग बरसाना शुरू किया है तो हमारी बिजली की तारें ठंडी होना शुरू हो गई हैं और शहरियों को फिर लोड शेडिंग जैसे अजाब का सामना करना पड़ गया है। अब हालात ये हैं कि शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है और देही इलाकों की तो मत ही पूछिए कि वहाँ पर कितनी लोड शेडिंग होती होगी। ज़राए के मुताबिक बिजली की मजमुई पैदावार 20,469 मेगावाट है, जबकि मुल्क भर में बिजली की तलब 26,500 मेगावाट है और शहरियों का कहना है कि बिजली भले ही ना आए, बिल हमेशा वक्त पर आते हैं। और किन किन इलाकों में कितनी लोड शेडिंग की जा रही है, मुल्क भर में कितना शॉर्टफॉल का सामना है, इस पर आज हमने डिटेल में गुफ्तगू करनी है। इस वक्त इन स्टूडियोज में हमारे साथ राना फाहद मौजूद हैं, जो कि नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, और हुकूमत इस मसले के हवाले से क्या क्या इकदाम कर रही है, किस तरह इस लोड शेडिंग पे काबू पाया जा सकता है, ओवर बिलिंग का क्या हल या क्या इकदाम उस हवाले से उठाए जा रहे हैं। इस वक्त उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं लेस्को के हाफिज मियां मोहम्मद नुमान साहब ने हमें आज के इस शो में ज्वाइन किया है। सर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। फहद, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। अच्छा सर, आप ही से स्टार्ट करना चाहूँगी। बिजली का बड़ा मसला है पूरे लाहौर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त जितनी गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ती है तब भी बिजली का मसला हो जाता है, गर्मी पड़ती है तब भी बिजली का मसला हो जाता है। क्या मामलात हैं, क्यों नहीं हल हो पा रहे हैं? एक तो ये है कि जो पहले जो अपना पिछले जो तकरीबन दिसंबर से ऑनवर्ड आपने देखा कि बड़े अच्छा वक्त गुजरा है। रमज़ान मुबारक आया, रमज़ान मुबारक में हुकूमत ने ऐलान किया कि 0% लोड शेडिंग होगी, तो 0% हुई और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिपिंग्स के वाक़यात नहीं हुए। ये अब तो चूँकि एक फुल पीक है इस वक्त और डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की है। अच्छा। उस वजह से गवर्नमेंट को थोड़ा सा लोड शेडिंग का शेड्यूल एक दिया है जो पब्लिक को। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे जो इस वक्त तमाम अक्रॉस लेस्को जो शेड्यूल्ड लोड शेडिंग है वो 2 से 2.5 घंटे है, कहीं पर 3 घंटे तक है, मैक्सिमम 3 घंटे ये अपर लिमिट है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। अच्छा। और लेकिन इक्का दुक्का इंडिविजुअल जो ट्रिपिंग के वाक़यात हैं वो इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं। उसके ऊपर भी हम दिन रात लगे हुए हैं और आपके इल्म में है कि जो रिहेबिलिटेशन इस दफ़ा हुई है लेस्को में, वो लेस्को की तारीख में पहले कभी नहीं हुई। अच्छा। यानी कुछ सैकड़ों के तकरीबन 1800 प्लस के लगभग हमने ट्रांसफार्मर्स तब्दील किए हैं या अपग्रेड किए हैं। तकरीबन 5.5 लाख से ज़्यादा हमने मीटर्स जो हैं वो रिप्लेस कर दिए हैं, जिसमें डिफेक्टिव मीटर्स थे उनकी रिप्लेसमेंट हुई है, नए कनेक्शंस लगे हैं। लेकिन चूँकि पिछले 3-4 साल में जो पिछली गवर्नमेंट थी, हुकूमत थी, उनका बैकलॉग इतना बड़ा था कि पिछले बोर्ड ने और पिछली जो मैनेजमेंट ने प्रोक्योरमेंट पर तवज्जो नहीं दी थी। अच्छा। कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं था, सप्लाईज नहीं थी, स्टोर्स खाली पड़े हुए थे, जिसकी वजह से आपने देखा कि एक इतना बड़ा 3-4 साल का एक बैगेज था कि जो कि इस बोर्ड को फेस करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जब से ये बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया, उसके बाद आपने देखा कि एकदम से डेवलपमेंट के जो वर्क्स थे वो काफ़ी बड़ी तादाद में शुरू हुए, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरह अपना इवन के सैकड़ों किलोमीटर के हिसाब से तो वायर परचेज़ की गई, इंसुलेटेड वायर्स, और अक्रॉस लेस्को डोमेन जिसमें 5 अजला आते हैं, ये इंस्टॉल की गई है और की जा रही है। और ये जो डेवलपमेंट का काम है इसका अमल जारी है। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह होपफुली हम बड़ी जल्दी इस ट्रिपिंग के ऊपर भी काबू पाएंगे। और हमने ये जुलाई के एंड को एक अपना टाइम लाइन, हमने रेड लाइन आप कह लें, मुकर्रर कर दी है कि हमने उसमें मेजर डेवलपमेंट के काम बाय द एंड ऑफ जुलाई हमने कंप्लीट करने हैं। अच्छा फहद, आपसे भी बेतहाशा मरतबा हमने इसके ऊपर बात भी की है। पिछले हफ्ते भी हमने इसमें बात की थी कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बिजली के बिल तो आते जाते रहते हैं, लेकिन लोड शेडिंग इतनी क्यों हो रही है, क्या मामलात हैं, क्या शहरी क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए मुनीबा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो मसाइल हैं ये एकदम से पैदा नहीं हुए। बेसिकली ये सिलसिला जो है ना वो गुज़िश्ता 5 से 6 साल पहले का है, क्योंकि 5-6 साल पहले से ही जो है वो इस पर ट्रांसमिशन लाइनों पे काम नहीं किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे काम नहीं किया गया। अब देखिए, जब तक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे काम नहीं किया जाएगा तो जैसे ही गर्मी आएगी, गर्मी की पीक होगी तो सिस्टम ट्रिप कर देगा, सिस्टम परेशान करेगा।
आवाम को भी करेगा और कंपनी को भी करेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप लाहौर में देखें तो इस वक्त जो है वो 70% से ज़ायद जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं वो ओवरलोडेड हैं। ये सिस्टम अगर आप देखें तो दिसंबर से, जैसे चेयरमैन साहब ने भी बताया कि दिसंबर से अभी तक जो है वो मई तक मामला बेहतर रहे हैं, मगर अब जैसे ही जून शुरू हुआ और जून में पीक गर्मी शुरू हुई है तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की खामियां भी अब सामने आ रही हैं। अच्छा, जिससे ट्रांसमिशन लाइंस की आपने बात की है, मैं सर से ये पूछना चाहूँगी सर, ट्रांसमिशन लाइंस की और जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तलब और रसद की प्रॉब्लम हो रही होती है, तो अब हमारी ट्रांसमिशन लाइंस इतनी इस काबिल हो गई हैं कि लोड जो है वो बर्दाश्त कर सकती हैं? क्योंकि मेंटेनेंस पहले हो रही होती है ना, कि सर्दियों से भी पहले होती है और गर्मी आने से भी पहले मेंटेनेंस का सारा होता है कि उसको कर लिया जाए ताकि ज़्यादा लोड ना उसके ऊपर पड़े, तो अब है? देखें, फहद ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये पिछला जो 4-5 साल में बिल्कुल काम नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ये 0/0, यानी जिस तरह बाकी महकमे तबाह हुए इस तरह इस महकमे को भी इग्नोर किया गया। अब ये हुआ है कि हमने एक बड़ा बेंचमार्क बनाया कि हमने ये नॉर्मली क्या होता था कि बड़े लंबे लंबे शटडाउन होते थे मई और जून के अंदर। लेस्को जो ग्रिड स्टेशंस की जो रिपेयर मेंटेनेंस होती थी वो मई और जून में करता था। अच्छा। तो 8-8 10-10 घंटे के शटडाउन पूरे शहर में किए जाते थे। हमने ये एक बेंचमार्क बना दिया और असूल बना दिया कि इसको बाय द एंड ऑफ मार्च कंप्लीट किया जाएगा। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया वो टारगेट। फिर इनके पास जो लास्ट ईयर का डेटा था, कंप्लेंट डेटा था, जो पूरे लाहौर का और कसूर का, उकाड़ा का, शेखुपुरा, ननकाना, ये जितने अजला हैं, पूरा एक डेटा मौजूद था कि जो कौन सी कंप्लेंट्स आई थी, किस नौइयत की आई थी और किस किस इलाके में क्या क्या प्रॉब्लम है। उन कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए पूरा एक हमने कैंपेन चलाई, पूरी मुहिम चलाई और महकमे को हमने टारगेट दिया कि आपने बाय द एंड ऑफ अप्रैल जो है ये आपने सारी रिपेयर्स को मुकम्मल करना है। अब ये है कि ज़ाहिर है महकमे की एक कैपेसिटी है, काम था बहुत ज़्यादा, महकमे के पास स्टाफ की शॉर्टेज है, महकमे के पास सप्लाईज़ की कमी थी, सप्लाईज़ की कमी को हमने पैरेलल पूरा हो गई नहीं, हमने मुहैया करवाया। अच्छा। अभी भी जो है मुसलसल सप्लाईज आ रही हैं। अच्छा। लेकिन चूंकि बैकलॉग इतना, अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि मीटर्स 5.5 लाख के करीब हमने नए पुराने इंस्टॉल कर दिए हैं। सही। लेकिन अभी भी तकरीबन 70,000 के लगभग अभी भी शॉर्टफॉल है, जो कि फिर मैंने आपके इल्म में है कि मैंने 2-3 मीटर सप्लाई कंपनीज को बाकायदा शो कॉज नोटिस जारी किए और हमने उनको वार्निंग दी कि अगर आपने बाय 30 जून 100% अपनी सप्लाई को ना मुहैया किया, ना यकीनी बनाया, तो हम आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे। उसका नतीजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अब हमारे पास सिंगल फेज़ मीटर भी अवेलेबल हैं, 3 फेज़ मीटर भी अवेलेबल हैं। तो असल चीज़ ये है कि जो बैगेज था उसका क्लियर करना, और ये बिल्कुल फहद ने ठीक कहा कि ट्रांसमिशन लाइंस की रिपेयर, बर वक्त मेंटेनेंस, आपके ट्रांसफार्मर्स की अपग्रेडेशन, क्योंकि देखें हर आए दिन में लोड बढ़ रहा है। लाहौर जो है वो पूरे पाकिस्तान का दिल है, लोग यहाँ पर मूव कर रहे हैं, बच्चे मूव कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज लाहौर में आके आबाद हो रही है। लाहौर के लिए स्पेशल प्लानिंग रिक्वायर्ड है और हम इसी हवाले से हमने फोकस किया हुआ है कि लेस्को को हमने इंशाल्लाह ताला एक आवाम दोस्त और एक फ्रेंडली इदारा जो है वो इंशाल्लाह बनाना है। इंशाल्लाह, उम्मीद तो अच्छी की जा सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है फहद कि अभी भी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके हवाले से इकदाम हमें उठाने की ज़रूरत है, जहाँ पे अभी भी हम लैग कर रहे हैं लेस्को के इदारे के हवाले से? जैसे लेस्को रिकवरी के हवाले से, सार्फिन के हवाले से पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है और इसके मसाइल भी फिर सबसे बड़े हैं। हाँ। ठीक है, जैसे ही इसकी तलब पूरे मुल्क का तकरीबन 5वां हिस्सा बनती है। सही। इस वक्त अगर बिजली की तलब की बात की जाए तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बिजली की तलब पीक मौसम में इस वक्त जो है ना वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 5200 मेगावाट तक इसकी तलब चली गई है। ठीक है, अगर 5200 मेगावाट तक इसकी तलब जाती है तो सिस्टम जब तक बेहतर नहीं होता, यानी कि हमारे सिस्टम में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि 5200 मेगावाट बिजली चला सके वो आवाम को बिला तातुल बिजली फराहम। वैसे एक मैम ये बड़ी आपको फनी बात लगेगी कि लोड शेडिंग होना वैसे बेहतर भी है। अच्छा। लोगों के बिल कम आते हैं। नहीं, उसके बावजूद भी बिल अच्छे खासे आ रहे हैं। ये ठीक कह रहे हैं। ये जो लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग आप ये नहीं है कि गवर्नमेंट के पास इस वक्त सप्लाई की कमी है। लोड शेडिंग बेसिकली जो आपको
पेमेंट करनी जी, पड़ जी, रही जी, है जी। IPPs को। अगर आप ये 2.5-3 घंटे की लोड शेडिंग शेड्यूल नहीं करेंगे तो ये ठीक कह रहे हैं कि बिल्स में रिमार्केबल इजाफा सर होगा। फिर भी कोई ना कोई तो टैक्स लग ही जाता है, नहीं, फ्यूल प्राइस लेकिन एडजस्टमेंट की गवर्नमेंट- कोई अब चीज आ देखें, जाती है, ये कोई और एक नया जो टैक्स है वो उसमें आ जाता है जो हमें पता भी नहीं गवर्नमेंट होता। लेवल पर फैसला किया गया है कि लोगों को बजाय इसके कि बिल ज्यादा आए, अच्छा। और क्योंकि वो जो टैरिफ की जिस टैरिफ से आप बिजली परचेज कर रही जी, है जी, गवर्नमेंट जी, और जी। जिस टैरिफ पे आगे दे रही है उसके अंदर बड़ा फर्क है, उसमें गवर्नमेंट को नेट लॉस है। ठीक है, तो इस वजह से वो बिल कम रखने के लिए देखें ना, दो चीजें हैं, या तो आप एक बंदे का जिसका 5,000 बिल आता है उसका 8,000 हो जाए, उससे बेहतर है कि आप 2.5 घंटे की लोड शेडिंग शेड्यूल कर लें। सही। अच्छा फहद, आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह मैं बात की थी कि मजीद किस तरह के इकदाम आपको लगता है, क्या तजावीज़ हैं आपके पास कि हमें इस पे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर आपने ये ट्रिपिंग अगर लेस्को इंतजामिया ने रोकनी है तो उसके लिए सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। अपग्रेडेशन होने से ये होगा कि जहाँ पर लोड इस वक्त सूरत हाल ये है कि जहाँ पर लोड 300 मेगावाट की किलोवाट की ज़रूरत है वहाँ पर जो है वो 200 kVA का ट्रांसफार्मर बिल्कुल लगा हुआ है, ऐसे, और वो डेफिनेटली वो जलना ही जलना है। जब उस पर लोड बढ़ेगा वो जल जाना है। अब जहाँ जहाँ अपग्रेडेशन की ज़रूरत है ट्रांसफार्मर्स की, वहाँ पर ट्रांसफार्मर्स को अपग्रेड किया जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। उसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसकी मेंटेनेंस जो है वो बर वक्त की जानी चाहिए। जब तक इसकी मेंटेनेंस नहीं की जाएगी उस वक्त तक इस पर जो है वो कोई भी चीज़ है, देखें आप कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को ले लें, जब तक उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी उस पर मामला वो नहीं चल सकती। गाड़ी ले लें, गाड़ी की अगर आप 6 माह के बाद जो है वो मेंटेनेंस नहीं करते, ओवरऑलिंग नहीं करवाते, उसकी इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाते तो वो खराब हो जाएगी। यही सिस्टम इस वक्त लेस्को का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और ये गुज़िश्ता जो चेयरमैन साहब ने हमें बताया कि गुज़िश्ता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से सामान बिल्कुल नहीं खरीदा गया। पिछले साल जो सूरत हाल रही है उससे कदरे इस साल बेहतर सूरत हाल है। अच्छा, क्योंकि ये जो ऑन ग्राउंड है चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल कुछ कदरे बेहतर है। उसकी वजह एक तो मौसम भी बेहतर रहा है, यानी कि मई में भी जो है वो उतनी गर्मी नहीं पड़ी, और अब चूँकि जून में गर्मी पड़ना शुरू हुई है तो अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मसाइल सामने आ रहे हैं, और जब तक इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक नहीं किया जाएगा उस वक्त तक मामला ठीक नहीं होंगे। दूसरा सबसे अहम इशू जो है वो आपका स्टाफ है। स्टाफ की तादाद इतनी कम है कि अगर आपके घर की लाइट चली जाती है तो आप बंदा पागल ही हो जाता है एक दफा कि वो कोई आ जाए सही करने के लिए, लाइनमैन आ जाए, लाइनमैन नहीं पूरा दिन गुजर जाता है। ठीक है, उसकी वजह स्टाफ की किल्लत है। और स्टाफ की इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो यार्ड स्टिक में आज से 15 साल पहले 20 साल पहले जो यार्ड स्टिक बनाई गई थी, उसके मुकाबले में इस वक्त कमोबेश 50% सार्फिन की तादाद बढ़ी है। ठीक है, मगर वो जो मुलाजमीन थे यार्ड स्टिक के मुताबिक वो 50% कम हो गए हैं, और अगले 2 साल में, बल्कि मैं चेयरमैन साहब के नॉलेज में भी लाना चाहूंगा कि अगले 2 से 3 साल में लाइनमैन लेस्को में नहीं मिलेगा जो सूरत हाल चल रही है। ये बड़ा एक प्रॉब्लम है कि लाइनमैन नहीं आता है, मतलब वो जो प्रॉब्लम है कि 4-4 5-5 घंटे उसका इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी तो पूरा दिन भी। देखें इसमें जो इस वक्त ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो सैंक्शनड इस वक्त वैकेंट पोस्ट मौजूद हैं वो तकरीबन 14,000 के लगभग हैं। अच्छा। जो कि भर्तियां होनी चाहिए। अच्छा, उसमें से फिर अपना मज़ीद इसको रैशनलाइज़ किया गया, मज़ीद इसको स्क्वीज़ करके कि कोई गैर ज़रूरी भर्ती ना हो जाए, इसको फिर स्क्वीज़ किया गया और अपना मज़ीद करके तो 8,500 तकरीबन के, बल्कि 8,000 समथिंग के लगभग ऐसी जॉब्स हैं जो कि बिल्कुल अनअवॉइडेबल है कि जो कि फौरी तौर पर जिनकी भर्ती होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये है कि महकमे को बहुत बड़े बहरान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने तकरीबन 50, 60, 70 लोग रिटायर भी हो रहे हैं, और लाहौर की आबादी बढ़ रही है, लोड बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है। इसमें हम जो मेजर हमारा फोकस क्या है कि एक तो हम ये भर्ती करना चाह रहे हैं, लेकिन पैरेलल हम ऑटोमेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। अच्छा। कि लेस्को को और ये इसके पूरे सिस्टम को, फंक्शंस को ऑटोमेट कर दिया जाए। उसमें 2-3 मेजर चीज़ें हैं। एक तो ERP की इम्प्लीमेंटेशन, जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होती है, जो दुनिया की टॉप कंपनी सारी जो हैं वो अपनी करती हैं, जिसमें सारा सिस्टम इंटीग्रेटेड होता है और सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होता है। उसमें SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। कोई अगर मामूली सी भी वायलेशन होगी किसी कवायद ज़वाबित की तो फ़ौरन सिस्टम जो होता है वो रुक जाता है, वो काम करने से इनकार कर देता है। तो एक तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, दूसरा इसको हम फुली ऑटोमेशन की तरफ लेके आ रहे हैं, जिसमें AMI प्रोजेक्ट हमारा बड़ा अहमियत का हामिल है कि एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका अभी हमने 47,000 मीटर्स हमारे आ रहे हैं जो कि सेंट्रल कंट्रोल रूम से इंटीग्रेटेड होंगे।
अच्छा, इन मीटर्स का फ़ायदा ये होगा कि जो भी बंदा अप्लाई करेगा उसका जब मीटर लगेगा तो उसकी जो बिलिंग के हवाले से मीटर रीडर का रोल ख़त्म। जो लोगों को एक शिकायत आती है जी कि ओवर बिलिंग हो गई है, रीडिंग गलत हो गई है, मीटर की टेम्परिंग हो गई है, मीटर के अंदर ख़राबी हो गई है, मीटर स्लो चल रहा है जी, मीटर तेज़ चल रहा है, या जिसमें बाज़ जो करप्ट लोग हैं जो डिपार्टमेंट के, वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये एक बड़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि इस अमल के अंदर ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट रिड्यूस की जाए और ऑटोमेटिक जो है एक एक लम्हे का जो आपका बिल है वो सेंट्रल कंट्रोल रूम में उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी। तो एक ट्रांसपेरेंट जो है ना वो चीज ट्रांसपेरेंट निजाम हम लेके आ रहे हैं। अच्छा फहद, आपसे जानना चाहूंगी जो लाइन लॉसेस का जो है वो किन किन इलाकों में, जो एक तो सरफराज से, दूसरा कुंडा सिस्टम भी बहुत ज्यादा है कि बिजली चोरी हो रही होती है, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि लेस्को किस तरह के इकदाम उठा रहा है? देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि जैसे बिजली की कीमतों में इजाफा होता है, वैसे ही बिजली की चोरी की शरह में भी इजाफा हो जाता है। और इस वक्त अगर आप लाहौर से थोड़ा सा बाहर चले जाए, लाहौर में भी खैर बहुत बिजली चोरी है, मगर लाहौर से अगर थोड़ा सा बाहर चले जाए तो आपको नज़र आएगा कि शाम को मगरिब के टाइम पूरे पूरे कुंडे जो है ना वो पूरा गांव कुंडे लगा के बिजली चोरी करते हैं। तो ये सिचुएशन है वहाँ पर। और अच्छा, सबसे बड़ा मसला इंडस्ट्री की चोरी है। सही। जब इंडस्ट्री में बिजली चोरी होती है तो उसका नुकसान ज़्यादा होता है लेस्को को। अब नया एक टर्म उन्होंने जो है ना वो एक नया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली चोरी का, जिसमें सॉफ्टवेयर के ज़रिए बिजली चोरी की जा रही है। और वो एक दो शिकायत मौसूल भी हुई हैं और एक दो जो है वो गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई हैं। वो चेयरमैन साहब के नॉलेज में होगा कि एक दो गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई हैं बागबानपुरा के इलाके से और शालीमार के इलाके से। 2-3 जो है वो फैक्ट्रियों से सॉफ्टवेयर के जरिए बिजली चोरी पकड़ी गई। 7-8 केस हमने डिटेक्ट किए। अच्छा। जो कुछ ऑटोमेटिक मीटर्स एक सप्लाई हुए थे बना 5-6 साल पहले, एक चाइनीज कंपनी ने सप्लाई किए थे, तो उनके सॉफ्टवेयर को उन्होंने हैक कर लिया था। तो उसके ऊपर तकरीबन वो उसके ऊपर बड़ी मॉनिटरिंग की गई है, बड़ी स्क्रूटनी करके 7-8। मेरे ख्याल से जिस हवाले से आप इनिशिएटिव लेना जा रहे हैं तो वो एक ट्रांसपेरेंसी जब हो जाएगी तो तमाम तर जो प्रॉब्लम्स है ये भी हल हो जाएंगे। अच्छा, ये बड़ा एक वास्ट टॉपिक था, चाह तो रहे थे कि हम और इस पे बात करें लेकिन टाइम की शॉर्टेज है। इस हवाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं लेस्को के हाफिज नुमान साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, अपना मौक़िफ़ आपने हमारे साथ शेयर किया। और फहद आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने भी हमारे साथ जो है यहाँ पर हमें गुफ्तगू की। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं आपकी और हमारी सेहत के हवाले से, क्योंकि योगा करें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि आप योगा करके अपनी सेहत को परफेक्ट बनाएं, फिट रहें और तमाम तर जितनी भी बीमारियां हैं ना जनाब उनसे छुटकारा हासिल कर सकें। और एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि योगा के थ्रू आप तमाम तर बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, वो चाहे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कोई भी बीमारी हो, योगा सबसे बेस्ट है। तो इसी हवाले से फिर हम कुछ टिप्स भी ले लेते हैं। योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में और आज वो किस हवाले से हमें टिप्स देने वाले हैं उनकी तरफ ही चलते हैं। योगी नईम साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम डायबिटीज़ के हवाले से जो है वो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। डायबिटीज़ का इशू भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन हर तीसरे बंदे को डायबिटीज़ है। इसका ताल्लुक़ जो है वो ज़हनी स्ट्रेस के साथ है। जिन दिनों में आप रिलैक्स होते हैं, मेंटली रिलैक्स होते हैं, उन दिनों में आपको शुगर लेवल बहुत कंट्रोल में मिलता है। और जिन दिनों में आप परेशान होते हैं, कोई ओवर स्ट्रेस होते हैं, कोई मसरूफियत ज़्यादा होती है, मेंटली कुछ काम का बर्डन होता है, उन दिनों में आपका जो है वो शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो है वो कुछ चीज़ों को एहतियात की तरफ जाना पड़ेगा, कुछ ब्रीदिंग्स करनी पड़ेंगी और कुछ हमें जो है क्रिया और कुछ हमें एक्सरसाइजेस की तरफ आना पड़ेगा। तो कोई मुश्किल नहीं, आप अगर इंसुलिन लेते हैं तो इंसुलिन आप अभी जारी रखिएगा, लेकिन साथ में आप योगा ज़रूर कीजिएगा। कुछ दिनों के बाद आपको जो है वो इंसुलिन के लेवल को कम करना पड़ेगा, पॉइंट्स को कम करना पड़ेगा। और टैबलेट्स अगर आप लेते हैं तो आपको टैबलेट्स भी छोड़नी पड़ जाएगी। ये इतनी आजमूदा टेक्निक है, इतनी बेहतरीन टेक्निक है। योगा सदियों से जो है इस चीज़ पे जो है वो काम कर रहा है, बात कर रहा है कि आप अपने ब्लड में जो है शुगर लेवल नॉर्मल करने के लिए, रखने के लिए योगा आपको क्या हेल्प कर सकता है। आज हम इसके ऊपर पूरी डिटेल से बात करेंगे। शुगर जो है वो अगर आपकी बढ़ जाती है तो आपने करना ये है कि स्ट्रेस कम करना है। आप अगर इस चीज़ को समझ लें कि जो ज़हनी डिस्टर्ब लोग होते हैं, जो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, उस वक़्त का शुगर का बढ़ना, तो क्यों ना हम अपने आप को पहले रिलैक्सेशन की टेक्निक को समझें कि अपने दिमाग को रिलैक्स कैसे करना है। गम किसके साथ नहीं है,
दुख किसके साथ नहीं है, परेशान कौन नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको दुख, परेशानी, गम ना हो। तो इसके साथ ज़िंदगी को पुरसुकून करने की कुछ टेक्निक्स हैं। हमें उन लम्हों को याद रखना है जो बड़े खूबसूरत थे, उन लोगों के उन बातों को याद रखना है जो बड़ी खुशगवार थीं। हर इंसान ने आपके साथ अगर कोई बुरा किया है तो किसी वक्त उसने अच्छा भी किया है। हम उन अच्छे लम्हात को क्यों नहीं याद रखते, हम उन अच्छी बातों को क्यों नहीं याद रखते। इस वजह से हम परेशान हैं कि हम हर वक्त एक्सपेक्टेशंस हमारी जो है वो पॉजिटिव रहती हैं लोगों के लिए कि हमें कोई हमारे लिए अच्छा करे। हम कितना अच्छा करते हैं, हमें ये भी सोचना होगा, क्या हम अच्छा कर रहे हैं, हम किसी के साथ कितना पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं। तो हम रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। रिलैक्सेशन का ताल्लुक़ इंसान की सेटिस्फेक्शन के साथ है। इंसान कितना सेटिस्फाई है मौजूदा नेमतों के साथ। अगर आप मौजूदा नेमतों के साथ सेटिस्फेक्शन के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो पुरसुकून रहते हैं। आपको हवस है चीज़ों का, लोगों का, आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में खो जाते हैं, तो आप सेटिस्फेक्शन की तलाश करें। सेटिस्फेक्शन आपकी जो है वो रिलैक्सेशन आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो सेटिस्फेक्शन क्या है, आप मौजूदा नेमतों पे शुक्र अदा करें। जब इंसान मौजूदा नेमतों पे शुक्र अदा करता है तो नेमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आज हमें जो नेमतों की कमी महसूस होती है, हम शुक्र अदा नहीं कर रहे। हमें अपनी हर चीज़ का शुक्र अदा करना है, अपने जिस्म का शुक्र अदा करना है। आप उनसे पूछिए जिनकी एक उंगली नहीं है, पूरा हाथ नहीं है, बाजू नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको पूरे जिस्म के साथ ज़िंदा रखा हुआ है। इससे बड़ा और शुक्र क्या हो सकता है। ये बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है। आप सेहत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है। तो योगा हमारी शुगर कंट्रोल करने के लिए कैसे किया जाए। योगा में आपको जो है वो एक कपालभाति करनी है, सांस को झटके से निकालना है। आप अगर क्रिया करते हैं ये वाला, इससे शुगर कंट्रोल होती है। इसके अलावा आप अपान मुद्रा बनाइए, दरमियान की 2 उंगलियां अंगूठे के साथ मिला लीजिए, इससे शुगर कंट्रोल होती है। इसके अलावा लेफ़्ट हैंड के ऊपर रिंग फिंगर का जो जोड़ है, ये बड़ा जोड़, इसके ऊपर दबाइए, इससे आपकी शुगर कंट्रोल होती है। लेफ़्ट हैंड के ऊपर रिंग फिंगर के ऊपर ये बड़ा जोड़, आप 5 मिनट इसको दिन में 3-4 दफ़ा दबाएं, इससे शुगर कंट्रोल होती है। और एक पोज़ है जिसका नाम है मंडोक आसन। मैं साइड पोज से दिखाऊंगा ताकि आप समझ लें। ऐसे अंगूठे पकड़ लीजिए, अंगूठे पकड़ के नाफ की साइडों पे रख लीजिए। अंगूठे वाली साइड जो है वो नाफ की साइडों पे आएगी और छोटी उंगली थाइस के साथ टच होगी। अगर आप इस तरह नहीं बैठ सकते, आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। आपकी टांगें नीचे लटकी हों, आप अपने नाफ की साइडों पे ऐसे मुट्ठियाँ बंद करके रख लें और सांस निकालते हुए कमर को सीधा रखते हुए झुक जाइए, जितना रुक सकते हैं, जहाँ सांस ले सकते हैं नॉर्मल। फिर वापस, जितना आसानी से रुक सकते हैं। अच्छा, इसमें बेंड नहीं करना, आपने ऐसे नहीं होना, आपने कमर को सीधा रखना है ऊपर देखते हुए। ये पोज आप एक वक्त में 10 दफ़ा कर लें और दिन में आप 2-3 दफ़ा कर सकते हैं। खाली पेट कीजिएगा। खाली पेट करने से इससे जो है वो बहुत जल्दी शुगर कंट्रोल होती है, आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक। और जनाब योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे और डायबिटीज़ के हवाले से जनाब हमें बता रहे थे कि योगा के थ्रू आप अपनी डायबिटीज़ को या अपनी शुगर को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत से फैक्टर्स बताए हैं जिसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। आपका स्ट्रेस लेवल, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं तो उसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। जब आप अपनी डाइटरी हैबिट्स नहीं ठीक करते हैं तब आपकी शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो किस तरह आप योगा करके और कौन कौन से आसन करके, कौन कौन से, जिस तरह उन्होंने हमें योगा करके भी दिखाया है कि वो करके आप घर में, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं बाहर जाएँ, आप घर में भी एक मैट आपको चाहिए उसके ऊपर और एक माहौल, एक अच्छा सा माहौल, सुबह सवेरे उठ के आप योगा कर सकते हैं, जिसके हवाले से जनाब एक्सपर्ट ये अपने मुंह से कहते हैं कि ये आपको तमाम तर बीमारियों से छुटकारा हासिल करा सकता है। अगर आपकी शुगर इससे कंट्रोल रह सकती है तो जनाब आप ये देखें कि बाकी बीमारियां भी, उनसे भी आप कितना बच सकते हैं। तो जो आसन
योगी नईम साहब ने हमें करके दिखाए हैं, आप वो घर पे कीजिएगा। आप यकीन जानें कि उससे बहुत ज़्यादा फाका होगा आपको, आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, आपको हाइपर जो टेंशन का प्रॉब्लम होता है कि बीपी एकदम शूट कर जाता है, वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी आपका स्ट्रेस लेवल आपका कंट्रोल रहेगा। और आपको क्या ही करना है, फिर आपको बाहर भी नहीं जाना, आपको कुछ और भी नहीं करना, सिर्फ योगा के कुछ आसन्स करने हैं, जिसके लिए आपको ये हमारे जो सेगमेंट्स होते हैं ये देखना ज़रूरी है। और अगर अभी आपने उस तरह गौर से नहीं देखा है तो आप अपने फेसबुक हमारा जो पेज है आप उस पर जा सकते हैं, वहाँ पर जा कि ये अपलोड होते हैं और आप वहाँ से भी इनको डाउनलोड करके और आराम से ये कर सकते हैं। क्योंकि जनाब जिस्मानी नशोनुमा के लिए भी योगा हमारे लिए बहुत अच्छा है और हमारी ज़हनी नशोनुमा के लिए भी योगा करना बेहद ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं जनाब कि योगा और एक्सरसाइज में क्या फ़र्क होता है। एक्सरसाइज आपकी पूरी बॉडी को सिर्फ इन्वॉल्व करती है, लेकिन योगा आपकी बॉडी को भी इन्वॉल्व करता है और बॉडी के साथ साथ आप कि मेंटली जो हेल्थ होती है ना, जो साइकोलॉजिकली भी आपको इन्वॉल्व कर रहा होता है, तो आपकी मेंटली हेल्थ भी अच्छी हो रही होती है और आप फिज़िकली भी अच्छे हो रहे होते हैं, बेहतर हो रहे होते हैं, सेहतमंद हो रहे होते हैं। तो आज योगा का आलमी दिन भी था, उस हवाले से हमने बताया कि जिस तरह शुगर के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो योगी नईम साहब ने हमें योगा करना सिखाया है कि आप किस तरह योगा करें और अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज ये हमारा थीम था कि हम आपकी सेहत का ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको योगा के हवाले से बताएं कि आपने योगा घर बैठकर किस तरह करना है, क्योंकि आप सेहतमंद रहेंगे तो जनाब तभी आप अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से और भरपूर अंदाज से गुजार सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और जनाब चीज़ है जिसके हवाले से आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और वो है मौसीकी का। दुनिया भर में आज मौसीकी का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है और आपको पता है कि जनाब इस दिन को मनाने का मकसद है कि लोगों को मौसीकी के ज़रिए अमन, मोहब्बत और भाईचारे की जंजीर में बांधने की एक खूबसूरत कोशिश होती है। और वर्ल्ड म्यूज़िक डे का आगाज़ 29 साल पहले फ्रांस के शहर पेरिस से हुआ था और मौसीकी की रवायत बरसगीर में भी बहुत पुरानी है और क्लासिकल मौसीकी के अलावा गज़ल, गीत, फोक म्यूज़िक और प्लेबैक सिंगिंग वगैरह भी यहाँ के लोगों में इंतहाई मकबूल है, इंतहाई फेमस है, बहुत ज़्यादा सुनी भी जाती है। और मौसीकी या गाना रूह की ग़िज़ा भी उसे कहा जाता है और बकौल शायर हर दिल जो प्यार करेगा गाना गाएगा। ताहम जदीद तहकीक ये ज़ाहिर करती है कि इसके जिस्मानी और ज़हनी फ़ायदे भी हो सकते हैं कि गाना जो है ना आपकी सांस की शिकायत, जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है उनको वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, या जिन्हें यादाश्त की कमज़ोरी की प्रॉब्लम है वो उनकी बीमारी जिसे डायमेंशिया कहा जाता है उसकी अलामतों से भी निमटने में मदद दे सकता है। तो आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे के हवाले से इस खूबसूरत सेगमेंट में अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगाने के लिए हमारे साथ ज्वाइन किया है वीना खान हैं, जो कि जनाब आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और कुछ मौसीकी का तड़का भी लगाते हैं। वीना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। वीना, अपने जर्नी के बारे में बताइए, कैसे शुरू किया आपने मौसीकी के में, किस तरह आई? मुझे मौसीकी का बचपन से ही शौक़ था। अच्छा। बेसिकली हम भावनगर से हैं। ओके। और वहाँ पे पहले तो हमारे ख़ानदान में कोई करता ही नहीं है मौसीकी को। अच्छा। लाइक नहीं करते, वो कहते हैं जी ये अजीब सा काम है, हमारे ख़ानदान में कोई करता नहीं क्योंकि हम जट फैमिली हैं। सही। तो बस मुझे शौक़ था बचपन से ही, मैंने कहा मैंने तो आना है। आपने वो अब अपना शौक पूरा कर लिया, तो क्या सुनाएंगी आप हमें? सबसे पहले क्या सुनाने वाली? मैं एक गाना है उर्दू और पिया, वो सुनाऊंगी। चलें जी जनाब, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा गाया है। तो किससे सीखा फिर आपने ये सिलसिला जब आपने शुरू किया? तो किससे? हमारे भावनगर में तो ये कोई मतलब हारमोनियम जिससे बाजा करते हैं, तबला वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर मुझे लाहौर आना पड़ा। मैंने कहा कि लाहौर ही सब सेटअप है क्योंकि म्यूज़िक की दुनिया लाहौर में है। जी जी। और फिर हम लाहौर आए अभी। तो मतलब मैक्सिमम कितनी देर होगी आपको गाना गाते हुए? मुझे कम से कम 8-9 साल हो गए। अच्छा, 8-9 साल हो गए। तो अभी सीख रही हैं प्रॉपर किसी से या अभी खुद ही से रियाज करती हैं? नहीं, मैं माशाल्लाह सीख भी रही हूँ। ये तो काम सीखते रहें तो तब भी आता है, वरना बिल्कुल एक दिन भी छोड़ दो बड़ा पीछे चला जाता है म्यूज़िक। तो अभी माशाल्लाह मेरा खुद का एक न्यू सॉन्ग भी आ रहा है। अच्छा। लाहौर दा पावा अख्तर लावा जो टिकटॉक पर फेमस हुए हैं, उनका एक न्यू सॉन्ग मैंने किया है।
वो इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीज़ होगा अच्छा जी। क्या तो बात काफ़ी एल्बम है, टीपी से भी हैं और काफ़ी एल्बम ARY से भी काफ़ी यानी कि सॉन्ग है मेरे। सही है, काफ़ी जो है आपने ट्रैक्स किए हुए हैं। नेक्स्ट क्या सॉन्ग, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आवाज़ देखना चाहते हैं और आपकी आवाज़ माशाल्लाह इतनी अच्छी है तो हम सॉन्ग ज़्यादा सुनना चाहते हैं, तो क्या सुनाएंगे आप हमें? ये मैं आपको एक बहुत प्यारा सॉन्ग है, ये आपकी नज़र है। क्या बात है जनाब, वाह जी वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। अच्छा, कौन से सिंगर्स पसंद हैं, कितने ज़्यादा सुनती हैं आप? मुझे राहत फ़तेह अली खान साहब बहुत अच्छा। पसंद है, मैडम नूर जहाँ, आई लाइक इट, बहुत मुझे सही। पसंद है। और यंगस्टर्स में से, मतलब हमारे यंगस्टर में भी बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, उनमें कौन पसंद है आपको? आतिफ असलम साहब भी बहुत अच्छा। अच्छे सिंगर हैं जी। तो वैसे मैं सराइकी भी गा लेती हूँ, वाह जी वाह, क्या बात है। पंजाबी सराइकी, उर्दू गज़ल, जो भी मतलब लेकिन अपने राहत फ़तेह अली खान साहब बहुत अच्छे वो ज़्यादा आपको पसंद है, क्या बात है। और बहुत अच्छा लगा वीना आपसे मिलके, और बेस्ट विशेस विद यू कि आप इस तरह आगे बढ़ती जाएं। और जनाब मुझे इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।